नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। इस अपराध की घटना का सिलसिला जहां से शुरू हुआ वो मैंने आपको पार्ट 27 में बताया था। 14 दिसंबर 1998 को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पर बबलू श्रीवास्तव की एक गैंग से एसटीएफ की मुठभेड़ हुई, जिसमें मैं भी था। यह मुठभेड़ हुई सुबह 7 बजे मैरून कलर की एक मारुति वैन में। कुछ अपहरणकर्ता बबलू श्रीवास्तव के गैंग मेंबर्स लिटन होटल के मालिक एचडी पूनवानी को उनके मॉर्निंग वॉक के समय विक्टोरिया पार्क से अपहरण करने के लिए निकले थे। वो कई दिन से कलकत्ता में कैंप कर रहे थे। हम लोगों को सूचना थी। हम लोग बाई रोड अपनी सरकारी टाटा सुमो से कलकत्ता पहुंचे थे। उनसे मुठभेड़ हो गई। जब उन्होंने पूनवानी के अपहरण की बिल्कुल तैयारी की थी, पूनवानी मॉर्निंग वॉक करते समय उनकी गाड़ी के सामने आने ही वाला था, तभी उनकी नज़र हम पे और हमारी नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने भागने की कोशिश की। सुबह 7 बजे खचाखच भीड़ भाड़ वाली सड़क पार्क स्ट्रीट पर मुकाबला हो गया। 4 अपहर्ता मारे गए, 2 को गोली लगी, जिनमें से एक मंजीत सिंह मंगे, जिस पर उस समय 2.5 लाख रुपए का सीबीआई का रिवार्ड था। कस्टम्स कमिश्नर एलडी अरोरा की हत्या में वो वांटेड था और उस समय उस पर 2.5 लाख का इनाम था। और उसी के रेफरेंस में, उसी के चक्कर में, उसी को ट्रैक करते करते हम लोग कलकत्ता तक पहुंचे थे। उस समय कलकत्ता में एक मोबाइल टेलीफोन था, कंपनी थी कमांड टेलीफोन्स। हम लोग उसको पैरेलल पर सुन रहे थे। इलाहाबाद की नैनी जेल से माफिया सरगना बबलू श्रीवास्तव उस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था। 4-5 दिन सुनने के बाद हम लोगों को ये आइडिया लग गया कि ये बबलू श्रीवास्तव ही हो सकता है। जो जितनी जानकारी हम लोगों की थी उसके हिसाब से ये बबलू श्रीवास्तव ही लगता है। बबलू श्रीवास्तव की भी आवाज़ मिली, सब लोगों ने सुनी। मैं ही चूंकि टेलीफोन सुनने का काम करता था, मोबाइल उस समय मेरे ही पास था, टीम मेरे साथ रहती थी और हम सुन रहे थे कि बबलू वहाँ से इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है। मंजीत सिंह मांगे की भी आवाज़ हम लोगों ने सुन ली और पहचान लिया, और उसी की आवाज़ और सामने पड़ने पर उसके लिप मूवमेंट से ही हम लोग पहचान पाए थे कि ये मंजीत सिंह उर्फ मंगे है। और तभी ये मुठभेड़ हो गई थी। चूंकि बबलू श्रीवास्तव जो बड़ा माफिया डॉन, जो चर्चित माफिया डॉन दाऊद की गिरोह से अलग हुआ था, वो नैनी जेल में बंद था। नैनी जेल से इस तरह उसका खुलेआम बातचीत करना, एक्सटॉर्शन की इस रैकेट को चलाना और पैसे हवाला के जरिए दुबई में वसूल कराना इरफान गोगा से या चंकी से, वहाँ से लौटने के बाद इस पूरी वाकये की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई कि किन किन नंबरों से कहाँ से बबलू श्रीवास्तव ने बात की है। मामला बहुत गंभीर था। साल भर पहले ही मोबाइल सेवा इलाहाबाद में प्रारंभ हुई थी। साल भर भी नहीं हुआ था, 6 महीने या 4 महीने हुए होंगे। और ऐसे में नैनी सेंट्रल जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं है, सेंट्रल जेल है। वहाँ से एक बड़ा माफिया पूरे देश में एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग का रैकेट चलाए, ये बड़ी घटना थी। और पहली बार ये एक प्रमाणिक घटना थी कि जेल से मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा गृह विभाग उत्तर प्रदेश ने इस पूरे प्रकरण की जांच इलाहाबाद पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने पूरी तल्लीनता से इसकी जांच शुरू की। शुरुआती जांच में ही एक जो हैंडीकैप था वो ये था कि मोबाइल टेलीफोनी के बारे में पुलिस अधिकारियों में किसी को कोई जानकारी नहीं थी उस समय तक, क्योंकि कभी वास्ता नहीं पड़ा था। इलाहाबाद पुलिस को भी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। जो कुछ थोड़ा बहुत जानकारी एसटीएफ में होने की वजह से एसटीएफ को थी, हम लोगों की थी, वो शायद ही किसी के पास रही हो।
इलाहाबाद पुलिस आगे जांच में आगे बढ़ने के लिए बार बार एसटीएफ से संपर्क करती थी। कैसे साबित होगा कि जेल के भीतर मोबाइल था? टावर तो इसका बाहर है, भीतर इसके सिग्नल कैसे पहुंचे? इस तरह की छोटी छोटी बातें। बड़ा नेचुरल भी था क्योंकि उस समय तक किसी को इसके ऑपरेशंस के बारे में जानकारी नहीं थी। इलाहाबाद पुलिस ने कोशिश की मोबाइल कंपनियों के जो टेक्निकल लोग हैं उनके सहयोग से। पुलिस की जांच में मोबाइल कंपनी के कुछ लोग, उस समय एक ही मोबाइल कंपनी चलती थी, एसआर, उषा बाद में आई इलाहाबाद में, लखनऊ में थोड़ा पहले आ गई थी, जेल के कुछ अधिकारी और कुछ बड़े वकील इलाहाबाद पुलिस की जांच में ये कुछ प्रकाश में आने लगे। नई चीज थी, पुलिस ने भी गंभीरता से जांच की। जब ऐसे लोगों को थाने पर जांच के क्रम में बुलाया जाने लगा, चूंकि सरकार से दी हुई जांच थी इसलिए इसमें किसी तरह की ढिलाई का कोई मतलब नहीं था। जब ऐसे लोगों को बुलाया गया जांच के लिए तो ये सब हाई कोर्ट चले गए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद। माननीय उच्च न्यायालय को भी इनमें से कोई मोबाइल सिस्टम के बारे में बहुत समझा नहीं पाया। माननीय न्यायालय ने कहा कि हम इस पूरे प्रकरण की जांच एक्सपर्ट एजेंसी सीबीआई से कराएंगे। ना आप कुछ बता पा रहे हैं, ना आपकी समझ में आ रहा है, ना आप कोर्ट को बता पा रहे हैं, ना कोर्ट समझ पा रही है, लिहाजा इसकी जांच सीबीआई करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दे दिए। सीबीआई के लिए भी ये जटिल प्रक्रिया थी। पूरी जांच में सीबीआई ने बबलू श्रीवास्तव सहित तमाम जेल अधिकारियों की संलिप्तता जेल के भीतर मोबाइल इस्तेमाल करने में पाई और चार्जशीट उसकी सबमिट कर दी गई। ट्रायल के दरमियान बबलू श्रीवास्तव, जो इसमें मुख्य आरोपी था, जेल के भीतर मोबाइल के इस्तेमाल से एक्सटॉर्शन और धमकी के आरोप में, उसके खिलाफ मैं प्रमुख गवाह था क्योंकि नंबर मैंने सुने थे, कलकत्ता में नंबर मेरे सिग्नेचर से लगाए गए थे। लिहाजा सीबीआई ने मुझे उसका प्रमुख गवाह, जिसको कहते हैं कि जो मेजर एविडेंस देने वालों में, उस लिस्ट में रखा था। कई चरणों में सीबीआई कोर्ट में मेरी गवाही भी हुई। जिस समय मेरी गवाही होनी थी उस समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमको डिफेंस के लॉयर्स के सवालों के लिए तैयार कर रहे थे। सीबीआई की जांच में जो जरूरी बिंदु थे उन्होंने मुझे बोलकर लिखाए। सीबीआई की चार्जशीट में जो जरूरी चीजें थी उनको लिखाया। चूंकि बबलू श्रीवास्तव की तरफ से लखनऊ के बड़े वकील अपीयर हुए थे, प्रोसिक्यूशन इस बात से चिंतित था कि ऐसा न हो, पुरानी घटना है, बहुत सालों बाद इसका ट्रायल शुरू हुआ था लखनऊ में, जो कैसरबाग में सीबीआई कोर्ट है उसमें। मैं उस वक्त शायद एटीएस में था। तो बहरहाल जब मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उस पूरे केस के लिए तैयार किया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लिखवाए, सीबीआई की जांच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए, कुछ एफआईआर थी उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए, और कलकत्ता ऑपरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें खुद जानकारी में थे, हमें खुद पता थे। उसको मैंने उस समय अपनी डायरी में नोट कर लिया था कि जब जब डेट पड़ती थी मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करके जाता था कि कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आज मैं उसी डायरी के पन्ने को पलट रहा था। अचानक मेरी नज़र बबलू श्रीवास्तव के जेल में मोबाइल फ़ोन से क्राइम करने की उस इंसिडेंट पे, जो ट्रायल से संबंधित थी, उस पे पड़ी। मुझे पढ़ के बड़ा अचरज हुआ क्योंकि अभी महीने भर भी पहले नहीं, कुछ 15-20 दिन पहले मैंने तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर की कहानी टीवी पर, अखबारों में, नेट पर भरी पड़ी है कि कैसे सुकेश चंद्रशेखर जैसे ठग ने तिहाड़ जेल में रह के सारी सुविधाएं प्राप्त करके अपना पूरा साम्राज्य चलाया। आपने भी अगर नहीं पढ़ा है तो उसे गूगल पे जाके जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये घटना
नवंबर या दिसंबर 2021 की है। दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू की शाखा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट सबमिट की। ये चार्जशीट 2 नवंबर 2021 को एडीजे श्री प्रवीण सिंह की कोर्ट में सबमिट की गई, जिसमें तिहाड़ के जेल सुपरिटेंडेंट डीएस मीना का कन्फेशनल स्टेटमेंट भी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सुकेश चंद्रशेखर और उनके अपराध के दो सहयोगी को एक्यूज्ड दीपक और प्रदीप रमनानी, इन दोनों से प्रति माह 50 से 60 से 75 लाख रुपए वसूले जाते थे। ये इस एवज में वसूले जाते थे कि उनको जेल के भीतर मोबाइल और बाकी तमाम फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएंगी। उस कन्फेशनल स्टेटमेंट में यह भी लिखा है कि इस 60 से 70 लाख रुपए में 50 लाख रुपए तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यानी एएस से ऊपर के अधिकारियों को दिए जाते थे, बाकी के 10 लाख रुपए एएस से नीचे के अधिकारियों को दिए जाते थे, जो सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल रैंक के होते हैं। आप अंदाजा लगाइए भ्रष्टाचार का ये आलम सरकार की नाक के नीचे तिहाड़ जेल में, जो देश की सबसे सुरक्षित जेल कही जाती है, मानी जाती है। कहने का आशय ये कि 98 में यूपी में जब मोबाइल फोन शुरू हुआ था, 2-4 महीने पहले ही, तब से 2021 में देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ में अपराधी अपना अपना साम्राज्य चला रहे हैं। 98 से 2021 में, और सिस्टम इनको रोक नहीं पाया। लालच और भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो गईं कि शायद ही कोई जेल इससे बच पाया हो। जेल से ऑपरेट होने की कुछ क्राइम की एपिसोड्स में मैंने बताया था, तो हमारे किस्सा गोई परिवार के बहुत से लोगों ने कमेंट में अचंभित होकर लिखा था कि साहब जेल से कैसे ये होता रहा, कैसे किसी को नहीं पता लगा। मैंने सोचा आज उनकी जिज्ञासा को शांत करें। तो मैं 1998 की बात कर रहा था कि जब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सीबीआई के लिए जांच दे दी, तो उस समय सीबीआई की जो सबसे टेक्निकली साउंड शाखा थी SIC 4 नई दिल्ली में, उसको इस टेक्निकल जांच का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने भी पहले SR टेलीफोन में डेरा डाल दिया। पूरी टीम आई ये समझने के लिए कि आखिर कैसे मोबाइल ऑपरेट हो रहे हैं और बबलू कैसे उसका इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने यह पाया कि जिस समय की यह घटना है, उस समय SR मोबाइल फोन के 5 टावर इलाहाबाद में काम कर रहे थे। हर टावर में 3 पैनल होते हैं, 120 डिग्री के 360 डिग्री में, ताकि टावर के चारों तरफ 360 डिग्री में मैसेज मोबाइल के जो वो है सिग्नल्स हैं वो जा भी सकें और रिसीव भी किए जा सकें। सीबीआई की उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि टावर जो नैनी जेल में SR का था, उसकी सेल आईडी यानी उसका टावर नंबर 1125 था। अगर उसके पहले सेल से ये बातचीत होती है तो 1225 1 लिखा हुआ होगा CDR में। दूसरे पैनल से होगी जो 120 डिग्री का है तो उसमें 1225 2 लिखा होगा, और अगर तीसरे से होगा तो उसमें 1225 3 लिखा होगा। CDR में 2 और 3 सेल कहते हैं उसको, या उसको इंटरफेस कह लें। इनसे पूरा नैनी जेल कवर होता था। यानी नैनी जेल से अगर कोई सिग्नल आना है या जाना है तो SR के टावर 1125 यानी टेक्निकल टर्म में सेल आईडी 1125 के सेल नंबर 2 और 3 से इनका ऑपरेशन हुआ था। हालांकि ये टावर नैनी मार्केट में लगा था, ये नैनी जेल के भीतर नहीं लगा हुआ था, लेकिन
अब तो आप सभी जानते हैं कि टावर की जो रेंज होगी उसके बीच में पड़ने वाले किसी भी मोबाइल फ़ोन का सिग्नल आना या जाना उस टावर के उस सेल पर निर्भर करता है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा, जो मुझे लिखाया गया, जो मेरी डायरी में है, कि बबलू श्रीवास्तव जनवरी 97 से 11 जून 99 तक सेंट्रल जेल नैनी में रहा। इसमें आगे लिखा है कि मार्च 1997 को जब एसआर फोन अपने टावर्स इरेक्ट कर रहा था, यानी वो इस्टेब्लिश कर रहा था, और यूपी ईस्ट की सर्किल में मेजर बनारस में, कानपुर में, लखनऊ में और इलाहाबाद में वो टावर के इरेक्शन का काम शुरू हुआ था, टेस्टिंग का काम शुरू हुआ था। उसके पहले बबलू श्रीवास्तव जेल की दीवार के बगल में एक पीसीओ से WLL, एक पहले बीएसएनएल का WLL मोबाइल फ़ोन था जिसमें कॉर्डलेस डिवाइस लगी होती थी, यानी फ़ोन के क्रेडिल पर वो वायरलेस डिवाइस है, उसको आप अपने घर के लॉन में या कहीं भी ले जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस समय उसका कनेक्शन अलग था। बाद में ऐसे सेट आने लगे जिसमें आप उस अपने ईयर पीस को आप ले जाकर कहीं भी बात कर सकते हैं, लेकिन WLL को लोग हाथ में लिए हुए चला करते थे। तो जेल के पास एक पीसीओ में WLL डिवाइस लगवाकर उसके हैंडसेट का इस्तेमाल बबलू जेल में कर रहा था। मुंबई में वो अपने गैंग के मेंबर से बराबर संपर्क में था। किसी दिन उसके किसी गैंग मेंबर ने बताया कि कहाँ तुम WLL के चक्कर में पड़े हो, बार बार तुमको जेल के अधिकारियों से कहना होता है, वो ले आते हैं, फिर तुम बात कर पाते हो। यहाँ मुंबई में मोबाइल फ़ोन आर्थर रोड जेल में बहुत चकाचक चल रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। पता करो, शायद उत्तर प्रदेश में भी मोबाइल फ़ोन की सेवा शुरू होने वाली है। मार्च 97 में कृष्णा सेठी एक लखनऊ का बिजनेसमैन है। कृष्णा सेठी, VK ओहरी और AN मुल्ला, VK ओहरी और AN मुल्ला ये दो बड़े वकील हैं। कृष्णा सेठी उनको लेकर नैनी जेल में मिलने गया। ये दोनों इलाहाबाद के वकील हैं। वहाँ बबलू ने कहा कि मोबाइल कब शुरू होगा। उन्होंने कहा साहब कुछ टेस्टिंग के सेट तो देखे हैं मैंने। बोले जैसे ही शुरू होगा हमें ये मोबाइल जेल के भीतर भिजवाओ, हमें WLL के इस्तेमाल करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। साथ ही उनको ये भी कहा कि जो यहाँ के जेल सुपरिंटेंडेंट हैं RN उपाध्याय, उनको अभी जाते समय 8,000 रुपये दे दीजिएगा, ताकि जब मोबाइल फ़ोन आए और हमें यहाँ इस्तेमाल करना हो तो हमें कोई दिक्कत न हो। ऐसा CBI ने अपनी चार्जशीट में लिखा है। 8,000 रुपये उन्हें तुरंत इन तीनों में से किसी ने उपलब्ध करा दिए। CBI की उस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 1 महीने में ही SR फोन ने अपने ऑपरेशन थोड़े थोड़े ट्रायल बेस पर इलाहाबाद में शुरू कर दिए। उस समय उसका रेट, कुछ दिन तक तो उसमें बिलिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उसका रेट 27 रुपये पर मिनट आउटगोइंग और 10 रुपये पर मिनट इनकमिंग का रहा था। उसे तुरंत एक मोबाइल फ़ोन, जैसा उसने कहा था, उपलब्ध करा दिया गया। और जो नंबर उसका था, जो CBI ने अपनी चार्जशीट में लिखा है, वो था 9839054505। इस नंबर से उसने अपने एक मित्र वकील दिल्ली के लखनऊ के DP सिंह से संपर्क किया और DP सिंह को कहा कि मेरा एक लड़का मैं भेजूंगा, तब तक 5-6 मोबाइल के सिम खरीद कर रखिएगा, उस लड़के को दे दीजिएगा। मेरे मित्रों ने बताया है कि एक ही सिम पर एक ऑपरेशन किया जाएगा, वरना पुलिस इसको ट्रैक करना शुरू करेगी। यूपी पुलिस के बस का नहीं है, ये दिल्ली और मुंबई पुलिस इसको ट्रैक करेगी। बबलू ने अपने साथी मुदित श्रीवास्तव को DP सिंह के पास भेजा। DP सिंह ने उसको 5 मोबाइल फ़ोन उपलब्ध करा दिए, जो CBI की चार्जशीट में था, जो मैंने डायरी में लिख रखा है। 98390,
54324, 54202, 54145, 51098 और 52686। ये सभी फर्जी नाम पते पर लिए गए थे। अंतिम 3 मोबाइल फोन RK चौरसिया के नाम पर लिए गए थे। चार्जशीट में आगे लिखा है कि RK चौरसिया भी बबलू श्रीवास्तव की उर्फियत का एक नाम है, यानी वो इस नाम से भी लोगों को धमकाता है या फ़ोन करता है। एलियसेस में उसके RK चौरसिया भी है। बबलू ने इसी नाम से लखनऊ के पार्वती इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक राजेंद्र सिंह भाटिया उर्फ लवली भाटिया से फ़ोन पर बात की थी। ये भी चार्जशीट का हिस्सा है। लवली भाटिया का नंबर उस समय था 9839012120। सीबीआई ने आगे लिखा है कि इन्हीं फ़ोन नंबर्स के जरिए लखनऊ के बड़े बड़े व्यवसायियों से रंगदारी मांगी, एक्सटॉर्शन किया, और उस समय के जितने बड़े सट्टा व्यवसायी थे दिल्ली और मुंबई के, क्योंकि उस समय बबलू श्रीवास्तव सट्टा खिलवाने का और सट्टा का जो मार्केट है उसमें वो बहुत गहरी पैठ रखता था। एक लिस्ट भी उसमें चार्जशीट में सबमिट की गई कि किन किन सट्टा व्यवसायियों को बबलू ने फ़ोन करके ये कहा कि इसमें पैसा लगाओ, और कितना पैसा लगाया है इसकी सूचना मुझे मोबाइल पर SMS से दो, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे, ताकि मुझे पता रहे किसने कितना पैसा लगाया है। उसने ये भी कहा कि इन सभी व्यवसायियों से कि मेरा पैसा अलग निकाल कर रख देना, लड़के जाएंगे पैसा ले आएंगे, अगर इसमें जरा सा भी चूक हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मुंबई के 2 सट्टा कारोबारी पीरचंद्र और दिलीप जैन को इसी तरह धमकाकर उसने करोड़ों रुपए सट्टा व्यवसाय में लगाए, और एक दूसरे व्यापारी मुंबई के ही NK चौकसी को सिर्फ इस काम पर लगाया कि चूंकि मेरे पास यहाँ जेल में टीवी नहीं है, इसलिए बॉल टू बॉल जो कमेंट्री है वो न मैं सुन पा रहा हूँ न मैं जानता हूँ, तुम SMS से बॉल टू बॉल इंफॉर्मेशन भेजोगे, किसका ओवर है, कौन सी बॉल है, कितने रन बने, कौन सा बैट्समैन है, उसके कितने रन बने, कितने 4 हैं, कितने 6 हैं, कब किस बॉल पर कौन आउट हुआ, टीवी में देखते जाइए और SMS हमको करते जाइए, ताकि मार्केट में वो बताता रहे कि देखो ये आउट हो गया, पता कर लो ये आउट हो गया, मैच फिक्स है। जो ये लोग करते हैं सट्टा वाले, ये उस टेंडेंसी के लिए या उसमें अपने आप को प्रूव करने के लिए ये वहाँ से मंगाता रहा। सीबीआई ने इसीलिए इलाहाबाद पुलिस पर भी उंगलियां उठाईं। उन्होंने कहा कि मुंबई की क्राइम ब्रांच ने 10 नवंबर 1998 को इलाहाबाद पुलिस को एक पत्र लिखा था, और ये लिखा था कि यहाँ तमाम व्यवसायियों ने ये शिकायत की है कि फला नंबरों से मुझे धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, इन नंबरों की लोकेशन हमने पता की है, ये इलाहाबाद में इनकी फिक्स्ड लोकेशन आ रही है, कृपा करके इनके धारकों का पता करिए और मुंबई पुलिस को अवगत कराइए। उस चिट्ठी में जिन मोबाइल नंबर्स का जिक्र था वो भी SR फ़ोन के ही मोबाइल थे, 9839011884, 54145, 59380 और 50318। मुंबई पुलिस ने आगे लिखा था कि ये जो भी इस मोबाइल के धारक हैं या जो धमका रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली दाऊद इब्राहिम और इरफान गोगा गैंग के सदस्य हैं। जिस तरह की धमकियां उनकी आ रही हैं, इनका पता करें मोबाइल होल्डर्स का और मुंबई पुलिस को इसकी इत्तला करें। नवंबर 1998 में ही इसी तरह का एक पत्र दिल्ली के दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त ने इलाहाबाद पुलिस को लिखा था कि हमारे यहाँ भी बड़े बड़े व्यवसायियों को धमकी भरे फ़ोन इन नंबरों से आ रहे हैं। 3 नंबर उन्होंने लिख के दिए थे, 98390, 54214, 54217 और 52686।
86। मैं ये नंबर आपको पहले बता चुका हूं कि इनसे धमकी दी जा रही है, कृपा करके इनके धारकों का पता करके हमें उससे अवगत कराएं। इसी बीच में बबलू को मुंबई के उनके दोस्तों ने यह बताया, उनके गैंग मेंबर्स ने यह बताया कि अलग अलग सिम अलग अलग मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करो। एक ही मोबाइल में अलग अलग सिम इस्तेमाल करने के कारण मुंबई की क्राइम ब्रांच ने यहाँ आर्थर रोड जेल में दबिश दी थी, रेड की थी और वो मोबाइल फ़ोन पकड़ गया था जिससे वो पहले सिम का इस्तेमाल कर रहा था। बबलू ने उनकी राय मानी, उसके पास जो 2-3 मोबाइल फ़ोन थे उनको फ़ौरन बाहर भिजवाया और 3-4 नए मोबाइल फ़ोन भीतर ले लिए और उनमें सब में अलग अलग सिम लगा दिया। जो भी व्यक्ति ये पुराने मोबाइल फ़ोन बाहर ले गया था उसने उसको नंबर 2 की मार्केट में बेच दिया। खरीदने वालों में एक शख्स थे धीरेन्द्र श्रीवास्तव। पहले ही महीने में उनका बिल असाधारण रूप से बहुत ज़्यादा आया। वो भागकर एसआर कंपनी के दफ्तर गए। उन्होंने शिकायत की कि साहब मैं फ़ोन कहीं करता नहीं, कहीं रिसीव नहीं करता, इतना बिल कैसे आ गया। अच्छा, इस बीच में मुंबई पुलिस की, दिल्ली पुलिस की या हम लोगों की जो शिकायत थी, जो इलाहाबाद पुलिस जांच कर रही थी, उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय एसआर में जाके ये पूछने की कि भाई ये कौन इस्तेमाल कर रहा है। एसआर वालों को जानकारी हो गई थी कि ये बबलू श्रीवास्तव का गैंग इस्तेमाल कर रहा है जेल के भीतर से। लिहाजा उन्होंने धीरेन्द्र श्रीवास्तव को डरा धमका कर वहां से भगा दिया। धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने पुलिस में जाकर इसकी कंप्लेंट की और एक एफआईआर लिखवाई। मुकदमा अपराध संख्या 489/98। पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो इसमें संतोष शर्मा, मुदित श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, ये सभी बबलू श्रीवास्तव के गैंग मेंबर्स थे और एसआर के जो अधिकारी थे मनीषा जायसवाल और प्रदीप सावंत को गिरफ्तार किया। 504 का मुकदमा एफआईआर रही होगी धमकी देने की या एक्सटॉर्शन की रही होगी। जेल भेजे गए और तुरंत जमानत पर बाहर आ गए। सीबीआई ने जब अपनी जांच रिपोर्ट या अपनी चार्जशीट फाइल की तो उसमें उसने एसआर के 3 कर्मचारियों और 2 जेल वार्डरों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया। शेष सभी आरोपितों, बाकी जो सीनियर अफसर्स थे जेल के और बबलू श्रीवास्तव, इन सभी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। अपनी चार्जशीट नंबर RC2S99/SIC4 में इन 2 वार्डरों और एसआर के 3 अधिकारियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य न मिलने के कारण इन्हें चार्जशीट के खाना नंबर 2 में अंकित किया गया। चार्जशीट का सीबीआई के इस तरह की चार्जशीट का खाना नंबर 2, उनमें जिन अभियुक्तों का नाम लिखा जाता है या तो भी ये दोष मुक्त होते हैं या इन्हें संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है। अमूमन ऐसा होता है जब तक कि अन्यथा कोई साक्ष्य अदालत न पा जाए। बबलू श्रीवास्तव सहित जेल अधिकारियों और बाकी आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने अलग अलग लेंथ की, किसी की 7 साल, किसी की 5 साल, किसी की 2 साल सजा सुना दी। हालांकि बबलू श्रीवास्तव 95 से ही जेल में है, हमारे ख्याल से और पहले से है, 85 से ही जेल में है। और अभी भी जेल में है, उसकी सजा कब की पूरी हो चुकी होगी। आज की घटना नवंबर-दिसंबर 2021 में तिहाड़ जेल में ठग सुरेश चंद्रशेखर की कहानियों से अखबार और इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है। ऐसे में 1998 की यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेल में मोबाइल से ऑपरेट करके अपराध का संचालन करने वाली ये प्रमाणिक घटना थी और ये पहली घटना थी जो प्रमाणित हुई कि जेल के भीतर से मोबाइल से अपराध किए गए, अपराध कराए गए, अपराध का संचालन किया गया।
यानी 1998 में जेल के भीतर वही भ्रष्टाचार था जो आज 2021 और 2022 में है। अगर अपराधी पैसे वाला या दबंग हो तो वो सारा धंधा जेल के भीतर से भी कर सकता है। उसके जेल जाने या न जाने पर कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। जेल को इसीलिए नई टर्मिनोलॉजी में पहले सुधार गृह कहा जाता था, ताकि वहाँ जाकर आदमी एकांतवास करेगा, उसके अंदर सुधार होगा। लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी, भ्रष्टाचार, लालच, इसके कारण जो धंधा 98 में चल रहा था वो धंधा आज भी 2021-22 में चल रहा है। इसीलिए हम अपने किस्सा गोई परिवार के किसी सदस्य या किसी जानने वालों से यही अनुरोध करेंगे कि अगर उनके पास जेल से कोई फ़ोन आए, यानी फ़ोन आए वो कहे कि मैं जेल से फलां बोल रहा हूँ, तो उसको डिसबिलीव मत करिए और डरिए भी मत। आपके पास घर बैठे ही अपनी शिकायत इंटरनेट पे दर्ज कराने के बहुत ढेर सारे अवसर हैं। संबंधित जिले की पुलिस या संबंधित राज्य की पुलिस की साइट पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। पास के थाने पर जाकर शिकायत दर्ज कराइए। खाली मत बैठिए, चुपचाप मत सहिए। ये मत सोचिए कि अरे जेल से कोई कैसे फ़ोन करेगा। इतनी जल्दी उस पर डिसबिलीव न करें, पर डरें भी नहीं और FIR कराएं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।